सभी विद्यार्थियों का आदर्श द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारा एक नया लेसन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संस्थाओं के लेखे उनके बारे में। अलाभकारी संस्थाएं और पेशेवर संस्थाएं क्या होती है भी? अलाभकारी संस्थाएं और पेशेवर संस्थाएं ऐसी संस्थाएं, सबसे पहले बात करते हैं अलाभकारी संस्थाएं, उसके बाद बात करते हैं पेशेवर संस्थाएं। तो ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य माल को खरीदना, उत्पादन करना नहीं होता है, केवल सेवाएं देना होता है और सेवाएं प्रदान करते हैं, तो वो हमारी अलाभकारी संस्थाएं हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, विद्यालय और अस्पताल, जितने भी ट्रस्ट, सामाजिक ट्रस्ट हैं, उन सब को हम अलाभकारी संस्थाएं मानते हैं। जो ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य केवल सेवाएं प्रदान करना होता है, जिनका उद्देश्य न तो वस्तुओं का निर्माण करना होता है, न तो क्रय करना होता है, न विक्रय करना होता है, केवल वो सेवाएं देकर ही धनोपार्जन करते हैं और उसके द्वारा उस ट्रस्ट को चलाते हैं। और उसके बाद है पेशेवर संस्थाएं। पेशेवर संस्थाओं का मतलब क्या है भी? ऐसे व्यक्ति जो अपनी बौद्धिक क्षमता, चातुर्य, योग्यता का उपयोग करके धनोपार्जन करते हैं, वो पेशेवर व्यक्ति होते हैं। जैसे सीए, अध्यापक, ये सब क्या है? पेशेवर व्यक्ति हैं जो अपनी योग्यता, अपनी चातुर्य का उपयोग करते हैं। वो कौन से हैं? पेशेवर व्यक्ति हैं। तो देखो भी, आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में बात करते हैं अभी? अलाभकारी संस्थाएं या गैर व्यापारिक संस्थाएं, किस नाम से जाना जाता है इनको? अलाभकारी। लाभकारी संस्थाएं, या इसे क्या कहते हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं, या किस नाम से जाना जाता है इनको? व्यापारिक संस्थाएं तो वो होती है जो खरीदने बेचने का काम करती है। ये गैर व्यापारिक संस्थाएं, गैर व्यापारिक संस्थाएं। ठीक है भी, ये तो है आपकी कौन सी? गैर व्यापारिक संस्थाएं। अब देखो भी, अलाभकारी संस्थाएं और गैर व्यापारिक संस्थाएं, ये हमने पढ़ लिया कि ऐसी संस्थाएं जिसका उद्देश्य खरीदना बेचना नहीं होता है, केवल सेवाएं देना होता है। ठीक है, अब इनकी परिभाषा की बात कर लेते हैं भी। क्या भी? अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं। देखो भी, वे संस्थाएं, कौन सी भी? वे संस्थाएं जिनकी स्थापना, वे संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ कमाने, इनकी अपनी स्थापना क्यों की है भी? इनकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं की जाती है। इनकी स्थापना लाभ कमाने के लिए, वे संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं की जाती है, लाभ कमाने के लिए नहीं की जाती है। वे संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं की जाती, इसलिए तो इसे अलाभकारी संस्था कहते हैं। नहीं की जाती है, बल्कि अपने सदस्यों, हाँ भी,
इस संस्था की क्या उद्देश्य भी, बल्कि अपने सदस्यों में ये क्या करती है, सेवाएं प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है भी विद्यार्थियों, जो अपने सदस्यों और समाज की सेवा के लिए स्थापित की जाती है। तो बल्कि जो या तो अपने सदस्यों को, जो अपने सदस्यों यानी इसके जो सदस्य हैं उनको सेवा, या फिर क्या होगा, और समाज सेवा। और उसका उद्देश्य क्या होता है, और समाज सेवा क्या होता है भी, समाज सेवा। इनका उद्देश्य क्या होता है, समाज सेवा करना होता है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर समाज सेवा के लिए स्थापित की जाती है। समाज सेवा के लिए स्थापित की जाती है। समाज सेवा के लिए स्थापित की जाती है। तो वे संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज सेवा के लिए स्थापित की जाती है। और समाज सेवा के लिए जिनकी हम स्थापना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम गैर व्यापारी संस्थाएं कहते हैं, की जाती है। तो वह गैर व्यापारिक संस्था कहलाती है। वो कौन सी है हमारी, गैर व्यापारिक संस्था है। ठीक है, ये तो इसकी होगी परिभाषा कि वे संस्थाएं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उसका उद्देश्य केवल क्या होता है, समाज सेवा करना। केवल क्या होता है भी, समाज सेवा करना। जैसे उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, कौन कौन सी है गैर व्यापारिक संस्थाएं। तो एक तो कोई क्लब हो सकता है, क्लब हो गया। इसके अलावा आपका क्या हो गया, अस्पताल हो गया। इसके अलावा विद्यालय हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका पुस्तकालय हो गया, कोई खेल क्लब हो गया, तो क्लब, अस्पताल, विद्यालय, पुस्तकालय, खेल क्लब, धार्मिक संस्थाएं। इसके अलावा कौन सी होगी भी, धार्मिक संस्थाएं। तो हमारी जो धार्मिक है, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो धार्मिक संस्थाएं होंगी इसमें। और साहित्यिक संस्थाएं, साहित्य की जो संस्थाएं हैं, साहित्य संस्था, ये सब हमारी अलाभकारी संस्थाएं हैं जिन सब का उद्देश्य समाज सेवा करना होता है। जो समाज सेवा के लिए स्थापित की जाती है वो कौन सी होती है, अलाभकारी संस्थाएं होती है। और इसका उद्देश्य केवल क्या होता है भी, सेवा देना होता है। ठीक है, अब देखो आगे, अब आगे आपको क्या लिखना है इसमें। तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, इसका उद्देश्य क्या है, समाज को सेवा देना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है भी, समाज को सेवा देना होता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य सेवा प्रदान करना। क्या प्रदान करना भी, सेवा प्रदान करना होता है। ये क्या प्रदान करती है भी, ये अपने सदस्यों और समाज को सेवा देती है। और ये संस्थाएं ये संस्थाएं लाभ हानि ज्ञात करने के लिए क्या करती है, यह संस्था क्या करती है भी, ये संस्था लाभ हानि ज्ञात करने के लिए क्या करती है भी, एक आय व्यय खाता बनाती है जो एक लाभ हानि खाते संस्था की तरह ही होता है। यह संस्था
लाभ हानि के लिए ये संस्था क्या बनाती है? आय एवं व्यय खाता तैयार करती है, आय एवं व्यय खाता बनाती है, जो कि लाभ हानि खाते की जो कि लाभ हानि खाते की तरह तैयार होता है, तरह बनाया जाता है। जिस प्रकार हम लाभ हानि खाता बनाते हैं उसी प्रकार बनाया जाता है। और उसके प्रकार व्यापारिक संस्थाएं जो चिट्ठा बनाती है उसी के अनुसार ये भी चिट्ठा बनाती है। भी ये भी क्या करती है? संस्थाएं क्या बनाती है? चिट्ठे का भी निर्माण करती है। अपनी वित्तीय स्थिति, यह संस्था अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए, वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत में चिट्ठा तैयार करती है। चिट्ठा भी बनाती है, ये भी तैयार करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये संस्था क्या करती है? अभी इसका उद्देश्य सेवा देना होता है। ये लाभ हानि याद करने के लिए आय व्यय खाता बनाती है, जो कि P&L के समान होता है, और चिट्ठा उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले अलाभकारी संस्थाओं की विशेषताओं की बात करते हैं। अलाभकारी संस्थाओं की विशेषता। विशेषताएं देखो भी क्या क्या विशेषता है, देखो इसकी। तो देखो भी 1 नंबर जो इसकी विशेषता है, 1 नंबर पॉइंट, क्या विशेषता है इसकी? 1 नंबर, ये संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, सेवा देना होता है। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। केवल सेवा प्रदान करना होता है। केवल सेवा प्रदान करना होता है। क्या प्रदान करती है? केवल सेवा प्रदान करना। केवल क्या प्रदान करना? सेवा प्रदान करना। 2 नंबर देखो भी, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, केवल सेवा प्रदान करना होता है। और इसके अलावा क्या होता है भी? इसके अलावा इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो प्रबंध, इन संस्थाओं का जो प्रबंध किया जाता है वो सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, जो उसमें शामिल होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं। इनका उद्देश्य जो होता है प्रबंध और कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। इनका प्रबंध, इनके जो सदस्य हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं सदस्य, तथा कार्यकारी जो इनकी समिति होती है, कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता है। इसके लिए जो कमेटी बनाई हुई है वो कमेटी इसका क्या करती है? संचालन करती है।
द्वारा किया जाता है। ठीक है। 3 नंबर बात क्या होगी इसकी? 3 नंबर बात इसकी होगी, ये संस्था का जो मुख्य आय का साधन है, इन संस्थाओं के लिए जो मुख्य इनकम है, संस्थाओं के लिए मुख्य आय का साधन, यानी जो आय का स्रोत है, यानी इन संस्थाओं को इनकम किन स्रोतों से होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन संस्थाओं के लिए जो आय का साधन है वो क्या हो सकता है। देखो, एक तो होता है इन संस्थाओं को दान, क्या मिलता है इन संस्थाओं को? दान मिलता है भी, क्या मिलेगा? दान। एक होता है चंदा, एक तो इनको मिलता है चंदा, एक इन संस्थाओं को मिलता है डोनेशन, दान। और इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा सरकार द्वारा सहायता मिलती है, सरकार इनको सहायता देती है, सरकार द्वारा सहायता, जिसे ग्रांट कहते हैं, सहायता। गवर्नमेंट इनकी क्या करती है? भी सहायता भी करती है, या विनियोगों से कोई आय होती है, कहीं पर राशि विनियोग की हुई है इनकी, तो विनियोग से इनको आय प्राप्त होती है। इन संस्थाओं के ये आय के स्रोत हैं। चंदा, दान या सरकार सहायता या कोई भी विनियोग की राशि इन संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण आय का स्रोत माना जाता है। ठीक है। और आगे देखो, इसके बाद कितने हो गए? 3 पॉइंट हो गए भी। 4 नंबर देखो, इन संस्थाओं को जो लाभ होता है उस लाभ को सदस्यों के द्वारा आपस में बांटा नहीं जाता। अन्य हमारे जितने व्यापार हैं उन व्यापारों में संस्थाओं को जो प्रॉफिट होता है, एकल व्यापार है तो पूरा एकल स्वामी का होगा, अन्य साझेदारी है तो साझेदार बांट लेते हैं, लेकिन इसमें जो भी पैसा बचता है किसी भी व्यक्ति को वो राशि बांटी नहीं जाएगी। तो आगे आपको क्या लिखना है? चालू वर्ष के व्यय और आय के अधिक को इनके सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता है। चालू वर्ष के व्यय पर आय का आधिक्य, आय का आधिक्य का मतलब लाभ हो गया। उस लाभ को क्या कहते हैं? लिख देता हूँ। उस लाभ को यहाँ पर हम कहेंगे, उनको इसे कहेंगे सरप्लस। क्या कहते हैं उन्हें? हम सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरप्लस। अगर हानि हो जाए तो उसे डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डेफिसिट। तो ध्यान क्या रखना है कि चालू वर्ष के व्यय पर आय का जो आधिक्य होता है, आधिक्य को सदस्यों में, जितने सदस्य उनमें विभाजित नहीं किया जाता है, उन सदस्यों में इसे बांटा नहीं जाता, सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता है, उसे वितरित नहीं किया जाता है। तो उसका क्या किया जाता है? उस प्रॉफिट को क्या किया जाता है? उसे पूंजी कोष में जोड़ा जाता है, उसे कैपिटल फंड में शामिल किया जाता है। कैपिटल फंड में शामिल किया जाता है। किसमें भी? कैपिटल फंड में शामिल किया जाता है। किस में शामिल होता है? कैपिटल फंड में। ठीक है। आगे देखो भी 4 नंबर इसकी विशेषता। 4 नंबर है, ये संस्थाएं अपने वित्तीय विवरण, प्राप्ति, भुगतान खाते, आय व्यय खाते और स्थिति विवरण के रूप में बनाती है। ये जो संस्थाएं हैं ना, ये संस्थाएं, ये अपने जो अंतिम खाते हैं, ये संस्थाएं अपनी वित्तीय विवरण जो है, वित्तीय विवरण एक तो बनाती है वित्तीय विवरण, एक तो प्राप्ति एवं वित्तीय विवरण
यहाँ लिख देता हूँ मैं वित्तीय विवरण जो है इनके वित्तीय विवरण, एक तो है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, एक तो ये बनाती है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा ये आय व्यय खाता, अंतिम जो वित्तीय विवरण है आय व्यय खाता, और तीसरा जो बनाती है ये चिट्ठा, क्या बनाती है? चिट्ठा। ये इनके 3 वित्तीय विवरण हैं जो वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं इन संस्थाओं के द्वारा। तो विद्यार्थियों ये तो थी इनकी विशेषताएं जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो हमारी नई हेडिंग है, क्या हेडिंग है? देखो अब हेडिंग है गैर व्यापारिक संस्थाओं की मुख्य पुस्तकें। नई हेडिंग क्या है? गैर व्यापारिक संस्थाओं की मुख्य पुस्तकें। तो मुख्य इनकी जो पुस्तकें उनके नाम लिखते हैं भी। पुस्तकें अलग है और वित्तीय विवरण अलग है, ये ध्यान रखिए। इनके जो वित्तीय विवरण है वो अलग है, अलग अंतिम। तो देखो भी 1 नंबर जो इनकी मुख्य पुस्तक है वो आपकी है रोकड़ बही, रोकड़ पुस्तक, रोकड़ बही बनाई जाती है। 1 नंबर क्या बनाई जाती है अभी? रोकड़ बही बनाई जाती है। उसके बाद दूसरा बनाया जाता है इनका स्टॉक रजिस्टर। 2 नंबर जो बनाया जाता है वो क्या है? स्टॉक रजिस्टर। 2 नंबर क्या बनाया जाता है? स्टॉक रजिस्टर। और 3 नंबर क्या बनाया जाता है अभी? सदस्य रजिस्टर। सदस्य रजिस्टर। अब इनमें क्या लिखा जाता है? देखो रोकड़ बही में जो भी नगद लेन देन होता है वो अपनी रोकड़ बही में, स्टॉक रजिस्टर में जो भी स्टॉक होता है उसको मेंटेन किया जाता है। सदस्य, इस क्लब में ये जो संस्था है उसमें जितने सदस्य जुड़ जाएंगे उनके नाम उस रजिस्टर में लिख दिए जाएंगे। अगर कोई हट जाएगा तो उनको हटा दिया जाएगा, नया शामिल होगा तो उसका नाम इस रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाएगा। ये क्या होगा? इनकी मुख्य पुस्तक है किसकी? गैर व्यापारिक संस्थाओं की रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर और सदस्य रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। देखो भी इसके जो अंतिम खाते हैं, कौन से अंतिम खाते, उनकी बात करते हैं अभी। किसके? गैर व्यापारिक संस्थाओं के जो अंतिम खाते हैं कौन कौन से हैं? देखो गैर व्यापारिक संस्थाओं के क्या भी? वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण का मतलब जो अंतिम खाते बनाए जाते हैं उनके बारे में बात है भी। ये जो संस्थाएं हैं ये कौन कौन से अंतिम खाते तैयार करती है? जो वर्ष के अंत में हम अंतिम खाते तैयार करते हैं वो कौन कौन से इनके अंतिम खाते होते हैं उनके बारे में आज पढ़ते हैं। तो कौन कौन से खाते होंगे भी उनके बारे में देखो। तो 3 प्रकार के खाते इनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। कितने भी? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 1 नंबर जो इसका होगा उस खाते का नाम क्या होगा भी? उसका नाम होगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता। क्या होगा? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसे हम क्या कहेंगे भी? जिसका जो नाम होगा इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट,
इनका नाम क्या होगा? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। क्या नाम होगा इसका भी? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। तो इस खाते का नाम क्या होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला हो गया। दूसरा कौन सा होता है अभी? 2 नंबर जो होगा आयव्यय खाता। कौन सा होगा? आयव्यय खाता। और 3 नंबर आपका कौन सा होगा इसमें? चिट्ठा। ये 3 इसके अंतिम खाते हैं। तो आयव्यय खाते को क्या कहेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चिट्ठे को क्या कहेंगे? बैलेंस शीट। ये 3 प्रकार के इसके द्वारा अंतिम खाते बनाए जाते हैं। कितने हैं? ये 3 प्रकार के इसके अंतिम खाते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण। कौन कौन से भी गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण? 1 नंबर प्राप्ति भुगतान खाता, आयव्यय खाता, और उसके बाद इसका है कौन सा? चिट्ठा, जिनके बारे में हम आगे देखो भी इनके बारे में, इनमें इसका प्रारूप क्या होता है, इनके बारे में, इनमें क्या क्या लिखा जाता है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के जो वित्तीय विवरण है। सबसे पहले जैसे 1 नंबर की बात करेंगे, प्राप्ति जो भुगतान खाता है, इसका प्रारूप कैसा होता है, क्या क्या लिखा जाता है, आयव्यय खाता क्या है और चिट्ठा क्या है। देखो थोड़ी सी बातें आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ कि प्राप्ति भुगतान खाता जो है हमारा, ये हमारी सिंपल कैश बुक है। जिस प्रकार हम कैश बुक बनाते हैं, समस्त प्राप्ति भुगतान लिखते हैं, उसी प्रकार बनाया जाएगा। जिस प्रकार हम P&L अकाउंट बनाते हैं, ये हमारा P&L अकाउंट है, और चिट्ठा उसी प्रकार बनाया जाता है। तो ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के कौन से भी अंतिम खाते हैं? कौन से अंतिम खाते गैर व्यापारिक संस्थाओं के, जिनके बारे में आपने देखा है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये बताऊं तो